सालों तक इन अनसुलझे मामलों के पीड़ितों को लगा कि क्या उन्हें न्याय मिलेगा, लेकिन हर मामले में कानून प्रवर्तन अधिकारियों ने सुरागों पर ध्यान देना और नवीनतम तकनीक का इस्तेमाल करना जारी रखा ताकि आखिरकार अपराधों को सुलझाया जा सके। एलियस अबू एल्जा, जिस पर सीरियल किलर होने का आरोप है, अपने परिवार के साथ बचपन में ही इजराइल से अमेरिका आ गए थे। वयस्क होने पर उन्हें लीसबर्ग, वर्जीनिया के पाइडमॉन्ट बिहेवियरल हेल्थ सेंटर में मानसिक स्वास्थ्य तकनीशियन की नौकरी मिली। इसके बाद वे मिशिगन चले गए, जहां उन्होंने बीचर के किंग वाटर मार्केट में क्लर्क के रूप में काम करना शुरू किया। लेकिन जल्द ही वे कानून के पचड़े में फंस गए जब उन पर ऐसे व्यक्ति को शराब परोसने का आरोप लगा जिसे उन्हें नहीं देना चाहिए था। इसी दौरान 2010 में एक 59 साल के व्यक्ति पर ब्लेड से हमला किया गया था, लेकिन कभी किसी ने शक नहीं किया कि अबू एल्जा का इस अपराध से कोई संबंध है। गिरफ्तारी के वक्त पता चला कि वे फ्लोरिडा के ब्रैडेंटन और मिशिगन के ग्रैंड ब्लैंक समेत कई इलाकों में रहते थे। उन्होंने 2004 में जेसिका हिर्ट से शादी की, लेकिन बाद में उसने कहा कि यह शादी एक गलती थी क्योंकि जेसिका को जल्द ही एहसास हो गया कि उसका पति, जो उससे प्यार करने का दावा करता था, उससे भावनात्मक रूप से प्रताड़ित कर रहा था। 2007 में तलाक के बाद उन्होंने जल्द ही नई पत्नी ढूंढ ली और उस शादी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन ये जरूर पता है कि 2010 में अबू एल्जाम ने अपराधों की एक श्रृंखला शुरू की जिससे उनका परिवार हैरान रह गया। उन वजहों से जिन्हें सिर्फ वही जानता था, वो रात में लीसबर्ग की सड़कों पर अकेले गाड़ी चलाते, शिकार ढूंढते जिन्हें वो हमला कर सके। उनका पहला शिकार उन्हीं दुबले पतले पुरुषों में से था जिन पर बाद में हमला हुआ। उस साल मई में अबू एल्जाम उसके पास आया। उसने दिखाया कि वह रास्ता भूल गया है और रास्ता पूछते हुए अचानक ब्लेड से शिकार के सीने पर वार किया। पीड़ित अपने हमलावर की गाड़ी का वर्णन करने में सक्षम था, जो एक हरी शेवरले ट्रेल ब्लेजर थी, और अब उसके हमलावर की तलाश शुरू हो गई थी। अगले 3 महीनों में इसी कद काठी के कई पुरुषों पर ऐसे ही हमले हुए। ऐसा माना जाता है कि उसने 2010 में अपने देश इजराइल के रामला में अपने एक दोस्त पर भी हमला किया था जब वह अपने घर आया हुआ था, लेकिन उस रिपोर्ट से कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसके दोस्त ने उसके खिलाफ कोई आरोप नहीं लगाने का फैसला किया। 2010 में पुलिस ने घोषणा की कि वे एक सीरियल किलर की तलाश कर रहे हैं क्योंकि उन्हें शक होने लगा था कि इलाके में धारदार हथियारों से हुए हमलों की एक श्रृंखला के लिए वही आदमी जिम्मेदार है। इन मामलों की जांच के लिए टास्क फोर्स बनी, जिससे और परेशान करने वाले विवरण सामने आए। 9 अगस्त को जांचकर्ताओं को पता चला कि 3 पुरुषों पर हुए हमलों के लिए भी वही आदमी जिम्मेदार था, जिनमें हथियार के रूप में हथौड़े का इस्तेमाल किया गया था। तीनों पीड़ित हमलावर और उसकी गाड़ी का वर्णन कर सके, जो अन्य अपराध स्थलों पर भी दिखी थी। अगले दिन एक और ब्लेड से हमला होने की सूचना मिली और ऐसा लग रहा था कि अबू एल्जाम रुकने का कोई इरादा नहीं रखता था। 5 अगस्त को हमले के लंबित वारंट के चलते उसे रोका और गिरफ्तार किया गया। जमानत पर रिहा होने के बाद उसने इजराइल भागने की कोशिश की, जिससे फिर गिरफ्तार हुआ। उसे फ्लिंट, मिशिगन लाया गया और एकांत कारावास में रखा गया। पुलिस को लगता था कि उसकी जान खतरे में है क्योंकि उसने कई लोगों पर हमला किया था और साथी कैदियों को पता चलता तो वे उससे बदला ले सकते थे। आखिरकार उसने अपने अपराध कबूल किए, जिसमें 2009 में लीसबर्ग में जेमी लाडे पर हुआ घातक हमला भी था। अबू एल्जाम को बिना पैरोल की संभावना के उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हाल ही में दुनिया की जेलों में अनसुलझे पुराने मामलों को सुलझाने का अनोखा तरीका सामने आया है। कुछ पुराने ठंडे मामलों के समाधान, जिन्हें अधिकारी सुलझाने में संघर्ष कर रहे थे, ताश के पत्तों पर मिले। यह विचार 2003 में सरकार के पहचान वाले ताश के पत्तों से प्रेरित था, जिनका इस्तेमाल अधिकारियों द्वारा वांछित सद्दाम हुसैन सरकार के सदस्यों की पहचान के लिए किया गया था। इसमें ठंडे मामलों के पीड़ितों के चेहरे और नाम छापना शामिल था। इस खेल का इस्तेमाल कैदियों की याददाश्त को ताज़ा करने के लिए किया गया था, जिससे उम्मीद थी कि इससे समाधान या सुराग मिल सकते हैं। कार्ड्स पर आमतौर पर राजा, रानी या अन्य प्रतीक होते थे, लेकिन उनकी जगह पीड़ितों की तस्वीरें, एक छोटा सा विवरण
उनके नाम और साथ ही दी गई इनाम की जानकारी दी जाती थी। ऐसी प्रकृति के ताश के पत्ते न्यूयॉर्क, इडाहो, फ्लोरिडा, कोलोराडो और साउथ कैरोलिना जैसे राज्यों में बांटे गए थे। इसका उद्देश्य यह था कि कैदी ताश का खेल खेले और खेलते समय वे पीड़ितों की दिखाई गई जानकारी या तस्वीरों को पहचान सकते हैं। इनाम जोड़ने से उम्मीद थी कि कुछ कैदी उपयोगी होंगे। वितरित ताश के पत्तों में एक जोकर कार्ड था जिस पर लिखा था कि सभी सूचना देने वाली कॉल गोपनीय होंगी और नीचे एक नंबर था। इस कार्ड में लिखा था कि व्यक्ति को नाम बताने की जरूरत नहीं होगी। कोल्ड केस कार्ड प्रोग्राम से कई मामले सुलझे हैं, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर सफलता का पर्याप्त डेटा नहीं है। ऐसा ही एक मामला 2007 में हुआ था जब फ्लोरिडा की एक जेल में गो फिश नामक खेल शुरू किया गया था, जिससे एक कैदी ने ऐसी जानकारी दी जिसने एक कोल्ड केस को सुलझा दिया जो जांचकर्ताओं को 3 साल से हैरान कर रहा था। अप्रैल 2015 में पता चला कि कोलोराडो जांच ब्यूरो को कोल्ड केस प्लेइंग कार्ड्स के जरिए कैदियों से 60 से ज्यादा सुराग मिले। सुधार विभाग और कनेक्टिकट के मुख्य राज्य अटॉर्नी का कार्यालय ने मिलकर जेल में 52 अपराध और लापता लोगों के मामलों वाले कार्ड्स का खेल शुरू किया, जिससे 20 मामले सुलझ गए। जब बात पैट्रिशिया बेरी के मामले की आई, जो एक लापता महिला थी, तो यह दर्ज किया गया कि जेल में कार्ड गेम के जरिए उनका मामला सामने आने के बाद एक गिरफ्तारी की गई थी। ट्रेसी ब्रेजल, जो एक और लापता महिला थीं, के मामले में भी एक और गिरफ्तारी दर्ज की गई। सुसान श्वार्ट्ज का केस भी कैदियों ने सुलझा लिया और इसके साथ ही एक और व्यक्ति को भी ढूंढ लिया गया जो लापता हो गया था, और कार्ड्स के शुरू होने के बाद से कई और गिरफ्तारियां की गई हैं। डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट डैनी डॉघर्टी ने कहा कि जेलों में कैदी अक्सर अपने अपराधों पर चर्चा करते हैं। इन कार्ड गेम्स और इनामों के जुड़ने से हो सकता है कि वे किसी खास जानकारी को याद कर ले जो किसी दूसरे कैदी ने उन्हें बताई थी और फिर अधिकारियों को उसकी सूचना दे दें। डॉर्टी ने यह भी कहा था कि उन्हें उम्मीद है कि ये कार्ड्स नए सुरागों को जन्म देंगे और साथ ही महत्वपूर्ण जानकारी का प्रसार भी करेंगे। इस तरीके को पूरे संयुक्त राज्य अमेरिका में काफी सफलता मिली और इससे कई पुराने अनसुलझे मामलों को सुलझाने में मदद मिली। यहाँ तक कि कुछ लापता लोगों को भी जिंदा ढूंढने में सहायता मिली। इस तरह की विधि निश्चित रूप से वह चीज नहीं है जिसकी कोई जेल के अंदर होने की उम्मीद करेगा। यह भी जोड़ा गया कि जिन पीड़ितों का प्रतिनिधित्व उन कार्ड्स पर किया गया था, उनके परिवार भी उनके निर्माण में शामिल थे और इससे इन परिवारों को क्लोजर मिला और उन्हें तथा पीड़ितों को वह न्याय मिला जिसके वे हकदार थे। जब 49 वर्षीय रे जो क्लार्क की फरवरी 1981 में हत्या कर दी गई थी, तो यह वॉशिंगटन काउंटी शेरिफ कार्यालय के लिए एक महत्वपूर्ण मामला था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जो उनके अपने ही थे, एक लेफ्टिनेंट जिन्होंने 14 साल तक पुलिस के लिए काम किया था, 2016 में इस अनसुलझे मामले के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को आखिरकार दोषी ठहराया गया। वे नियमों का पालन करने वाले पुलिस अधिकारी थे जिन्हें शेरिफ ऑफिस में लगभग सभी पसंद करते थे। अपराध के वक्त वे मैरिएटा, ओहायो में अवैध पदार्थ बेचने वाले गिरोहों के खिलाफ अभियान चला रहे थे। 7 फरवरी 1981 को उन्होंने इलाके की सफाई अभियान पर स्थानीय मीडिया को इंटरव्यू दिया और फिर अपनी पत्नी पैट्रिशिया के साथ दिन आराम से बिताया। उस शाम दोनों बास्केटबॉल मैच देख रहे थे जब जो उठकर कुछ स्नैक्स लेने गए। वह किचन में गए, तभी पीछे की खिड़की से गोली चली और जो को लगी। वह उस घाव से मरे। पुलिस ने तुरंत उस अपराधी की तलाश शुरू कर दी जो इसके लिए जिम्मेदार था। माना गया कि जो के अवैध नशीले पदार्थों से जुड़े अपराधों पर कार्रवाई करने के कारण निशाना बने। और तो और उस रात एक छोटे स्तर के डीलर को भी मार दिया गया था। पुलिस ने ऐसे अपराध में शामिल समुदाय के सदस्यों से पूछताछ की। वे डीलर के कातिल का पता लगा सके, पर जो के बारे में किसी को जानकारी नहीं थी। ज्यादातर लोग उसे जानते भी नहीं थे। अपराध स्थल से गोली के खोखे और जो के पिछवाड़े में जूतों के निशान मिले। गवाहों ने बताया कि जो के घर पास एक संदिग्ध कार दिखी थी। वो एक नीली फोर्ड पिंटो थी जिसे बाहर इंजन चालू हालत में खड़ी देखा गया था। किसी ने ड्राइवर को ठीक से नहीं देखा। पुलिस की मेहनत के बावजूद मामला ठंडा पड़ गया।
2012 में शेरिफ कार्यालय ने कोल्ड केस यूनिट बनाई और जो का मामला दोबारा देखा। वे यह पता लगाने में सक्षम हुए कि अपराध में किस प्रकार का हथियार इस्तेमाल किया गया था, जो पुलिस अधिकारियों और सैन्य कर्मियों के लिए मानक हथियार था। फिर एक महत्वपूर्ण सूचना आई जिसने आखिरकार इस मामले को सुलझाने में मदद की। अपराध होने से कुछ साल पहले जो ने अपने एक सहकर्मी पर जांच का नेतृत्व किया था, डिप्टी मिशेल रूबल ने एक चोरी के संदिग्ध पर हमला किया था ताकि उससे कबूलनामा लिया जा सके। रूबल को पुलिस बल से बर्खास्त कर दिया गया था और वह खास तौर पर जो से नाराज था। रूबल के पास उस अपराध की रात का अलिबी था। वह अपने दोस्त बॉब स्मिथबर्गर के साथ था। स्मिथबर्गर ने पहले अलिबी दी, लेकिन इम्यूनिटी मिलने पर माना कि वो रूबल को जो के घर छोड़कर बाहर इंतजार करता रहा, जबकि रूबल ने जो की हत्या की। हमले में इस्तेमाल किया गया हथियार भी बरामद कर लिया गया था। रूबल ने कबूल नहीं किया, लेकिन 2 मुकदमों के बाद दोषी पाया गया और बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताई। कोई सोच भी नहीं सकता कि पुलिस किसी अपराधी के हस्ताक्षरित इकबालिया बयान को किसी तरह खो सकती है, लेकिन ठीक यही हुआ 64 वर्षीय डेविड जोन्स के मामले में, जो एक अपराधी था और अब इस दुनिया में नहीं है। 1983 में डेल्बर्ट लू लुसाडर नाम का एक आदमी दुवाल काउंटी में रह रहा था, जिसका एक हिस्सा उस समय ड्राई काउंटी था, यानी वहां कोई भी शराब खरीद या बेच नहीं सकता था। कई लोगों की तरह डेल्बर्ट को भी शराब के लिए दूसरी काउंटी जाना पड़ता था। परिवार ने पुलिस को बताया कि वह 28 मई को घर से निकला था और नासाउ काउंटी के प्लेबिल्स शराब की दुकान जाने की योजना थी। उससे उम्मीद की जा रही थी कि वह उसी दिन बाद में कुछ शराब लेकर लौटेगा, लेकिन वह ऐसा नहीं कर पाया। डेल्बर्ट और उसकी 1970 के दशक की फोर्ड रेंजर की तलाश की गई, लेकिन 5 महीने बाद तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके परिवार को बताया गया कि 18 अक्टूबर को उसकी लाश क्रॉफर्ड रोड, कोलाहन, फ्लोरिडा के पास चादर में लिपटी मिली। माना जाता है कि हमलावर ने उसकी गाड़ी साउथ कैरोलिना में बेच दी थी, लेकिन यह सिर्फ अटकल है और गाड़ी नहीं मिली। इस अपराध का कोई मकसद तुरंत स्पष्ट नहीं हो पाया और जल्द ही मामला ठंडा पड़ गया, क्योंकि कोई और सबूत नहीं मिल सका। जब इस मामले की फिर से जांच की गई तो जांचकर्ताओं को जो मिला उसे देखकर वे हैरान रह गए। मूल जासूसी नोट्स केस फाइल से गायब थे और जो मिले वे इतनी खराब हालत में थे कि लगभग बेकार हो गए थे। नए जासूस ने तय किया कि वह पूरी कोशिश करेगा। उसने मेडिकल एग्जामिनर के नोट्स, पुराने अखबार पढ़े और डुवाल काउंटी व जॉर्जिया की फाइलों से जानकारी मंगवाई। इसमें कुछ समय लगा, लेकिन आखिरकार वह इकट्ठा की गई थोड़ी बहुत जानकारी और जो दस्तावेज अभी भी पढ़े और इस्तेमाल किए जा सकते थे, उनकी मदद से मामले की एक नई फाइल तैयार करने में सफल रहा। इस प्रक्रिया में लगभग 2 साल लग गए, लेकिन आखिरकार जांचकर्ता इस ठंडे मामले को अच्छे से देख पाए और तभी उन्होंने एक चौंकाने वाली खोज की जो आज भी कई लोगों को हैरान कर देती है। मेडिकल एग्जामिनर के ऑफिस में डिटेक्टिव ने डेल्बर्ट की केस फाइल देखनी चाहिए और एक पुराने इंटरव्यू से संदिग्ध डेविड वायट जोन्स का नाम पता चला। नोट्स में जोन्स ने माना कि वह उस दिन डेल्बर्ट के साथ था और उसने बेल्ट से डेल्बर्ट की जान ली। उसने डेल्बर्ट का शव क्रॉफर्ड स्ट्रीट के पास फेंका, जहां बाद में ये मिला। उसने कबूल किया तब जोन्स पहले ही अन्य अपराधों के लिए जेल में था। 1986 में उसने जैस्पर हाइस्मिथ की जान ली और 95 में जैक्सनविल में लॉरी मैक्रे पर हमला कर उसे मार डाला। पुलिस ने अनुरोध किया है कि 1975 से 1995 के बीच नासाउ काउंटी में जिनके प्रियजन लापता हैं वे आगे आए, क्योंकि जोन्स के और पीड़ित हो सकते हैं जिन्हें अब तक पहचाना नहीं गया। 28 अप्रैल 1997 को दक्षिण अफ्रीका में सेलेस्टे और मॉरिन नर्स के यहाँ एक लड़की का जन्म हुआ। सेलेस्टे की सिजेरियन डिलीवरी हुई थी और वो रिकवरी में थी। उसे याद है कि जब वो सोई थी तब एक महिला नर्स की वेशभूषा में नवजात की देखभाल कर रही थी। सेलेस्टे जागी तो उसने पाया कि उसका नवजात शिशु और नर्स दोनों गायब थे।
बच्ची का नाम जेफनी रखा गया और पुलिस को तुरंत बताया गया। यह अनुमान लगाया गया कि जिस महिला ने बच्ची को ले जाया उसने अपनी गर्भावस्था का नाटक किया था ताकि वो बच्ची को लेकर भाग सके। बाद में अस्पताल के नीचे स्थित सुरंग में एक तकिया मिलने से यह बात पुष्टि हुई। बाद में पता चला कि इस नर्स ने कई बार अस्पताल आकर गर्भवती महिलाओं से बात की, लेकिन पकड़ी नहीं गई। आने वाले वर्षों में परिवार ने पूरी कोशिश की कि अगर कोई नया सुराग मिले तो मामला लोगों की नजर में बना रहे। उन्होंने जेफनी का जन्मदिन मनाया और कई समाचार चैनलों को इंटरव्यू दिए। जेफनी के परिवार को यकीन था कि वो जिंदा है। 2009 में कुछ लोगों को जबरन वसूली के आरोप में दोषी ठहराया गया था क्योंकि उन्होंने जेफनी के बारे में कोई भी जानकारी देने के बदले में नर्सों को पैसे से रिश्वत देने की कोशिश की थी। सेलेस्ट और मॉरिन ने अगले वर्षों में 3 और बच्चे पैदा किए। इसमें कैसिडी नाम की एक बेटी और 2 बेटे जोशुआ और माइकल शामिल थे। दुर्भाग्यवश केस के दबाव में दोनों का तलाक हो गया और कैसिडी को लगा कि 15 साल की उम्र में उसे पूरे परिवार को संभालना है। कैसिडी के आने से मामला अप्रत्याशित तरीके से सुलझ सकता था। जनवरी 2015 में कैसिडी ने हाई स्कूल जाना शुरू किया। स्कूल में कैसिडी के दोस्तों ने यह टिप्पणी करना शुरू किया कि वह और एक अन्य छात्रा एक दूसरे से कितनी मिलती जुलती है। हैरानी की बात है कि जेफनी अब 17 साल की उसी स्कूल में पढ़ रही थी, हालांकि अलग नाम से। और दोस्तों ने यह टिप्पणी की थी कि दोनों एक जैसी दिखती है। दोनों लड़कियों ने एक दूसरे से संपर्क करने का फैसला किया और दोस्त बन गई। एक इंटरव्यू में जेफनी ने कहा कि कैसिडी को देखकर उसे तुरंत जुड़ाव महसूस हुआ, शायद इसलिए क्योंकि 14 साल की उम्र में दोनों में काफी समानता थी। जब यह बात कैसिडी के पिता तक पहुंची तो उन्होंने उससे कहा कि वो उस लड़की को लेकर आए ताकि वो उससे मिल सके। मोरिन ने मिलते ही पुलिस को सूचना दी। जांच शुरू हुई, लेकिन जेफनी के माता पिता बताने वाले लोग न जन्म प्रमाण पत्र दिखा सके न ही कोई सबूत जिससे वे उसके जैविक माता पिता साबित हों। डीएनए टेस्ट कराया गया जिससे पुष्टि हुई कि दोनों लड़कियां वास्तव में आपस में संबंधित हैं। फिर जेफनी को घर से हटाकर सामाजिक सेवा विभाग की देखरेख में भेजा गया ताकि नर्स, परिवार और वो खुद को समायोजित कर सके। दुर्भाग्यवश जेफनी को अपने असली माता पिता से वही जुड़ाव महसूस नहीं हुआ जैसा कि उसे कैसिडी के साथ होता था और अंततः उसने अपने जैविक माता पिता के बजाय अपने गैर जैविक माता पिता के साथ रहने का फैसला किया। अपहरणकर्ता का नाम लावोना सोलोमन था। कहा जाता है कि उसका अस्पताल में गर्भपात हुआ था और बाद में उसने जेफनी को चुराने के लिए गर्भावस्था का नाटक किया। लावोना की गिरफ्तारी के बाद जो अगस्त 2016 में हुई थी, मिश्रित प्रतिक्रियाएं आईं और उसे अपहरण और धोखाधड़ी के साथ साथ बाल अधिनियम का उल्लंघन करने का दोषी ठहराया गया। उसे 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई। लावोना के पति माइकल को दोषी नहीं ठहराया गया क्योंकि उनका इसमें कोई हाथ नहीं था और उन्हें अपहरण की जानकारी नहीं थी। इस मुश्किल वक्त में जेफनी ने उन्हीं का सहारा लिया क्योंकि वही उसके लिए एकमात्र पिता थे। अदालत में मॉरिन और सेलेस्ट को दोषी ठहराया गया जबकि वे अपनी बेटी के जन्म के समय उससे बिछड़ने की शिकार थीं। मोरिन पर तो यहां तक आरोप लगाया गया कि वह इस स्थिति का इस्तेमाल आर्थिक लाभ के लिए कर रही है। अपने बच्चे के गायब होने के मामले में न्याय पाने में माता पिता को 17 साल लग गए, लेकिन अपनी बेटी के साथ क्या हुआ ये न जान पाने का दर्द अब इस दर्द से बदल गया था कि जेफनी ने, जो कि स्वाभाविक था, अपने जैविक परिवार के बजाय उसी परिवार को चुना जिसे वो जानती थी। लिसा होल्स्टेड को आखिरी बार 12 अगस्त 1986 की सुबह के शुरुआती घंटों में जिंदा देखा गया था। वह और उनके बॉयफ्रेंड जॉन सॉट पारिवारिक समारोह से लौट रहे थे, तभी झगड़े के बाद लिसा कार से उतर गईं। कुछ घंटे बाद उनका शव मिला। इस मामले को सुलझने में और 36 साल लग गए। जॉन और लिसा उस वक्त ग्रीन बे, विस्कॉन्सिन में साथ रहते थे। लिसा 5 साल के बेटे जेरमी की मां थी जो उस रात परिवार के साथ रह रहा था। ये युवा जोड़ा घर लौटने को जल्दी में नहीं था। रात के करीब 2:30 बजे लिसा बहस के बीच जॉन की कार से बाहर निकल गई। अपार्टमेंट 1 मील दूर था, फिर भी लिसा ने पैदल जाने को कहा। लिसा घर नहीं पहुंची, अगली सुबह भी लापता रही, तो जॉन ने उसकी मां को फोन कर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई।
कुछ घंटों बाद मजदूरों ने लीसा की लाश दलदली इलाके में देखी, जो आज केन कैनियन नेचर पार्क है। उसके शरीर के पास टायर के निशान थे और बाद में पता चला कि उसकी खुद की ब्लाउज का इस्तेमाल उसकी जान लेने के लिए किया गया था। जॉन शुरू में जांच में एक संदिग्ध था। जिस तरह से वे अलग हुए थे वह संदिग्ध लग रहा था। जॉन ने लगातार इस मामले में किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया और कभी भी उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला कि उसने लीसा की जान ली थी। फिर भी वह जांच के दायरे में बना रहा। लीसा के शरीर से डीएनए मिला, लेकिन तब ज्यादा नहीं किया जा सका। लीसा का मामला जल्द ही ठंडे बस्ते में चला गया। लीसा की मौत के बाद यह केस क्राइम स्टॉपर्स जैसे शो में आया। पुलिस को नए सुराग मिले पर कोई काम नहीं आया। सालों तक ग्रीन बे पुलिस मामले की समीक्षा कर लीसा को इंसाफ दिलाने को दृढ़ रही। लोगों से दोबारा पूछताछ की गई और सबूतों की फिर से जांच की गई, लेकिन 2018 तक ऐसी तकनीक नहीं आई थी जिससे पुलिस आखिरकार इस मामले को सुलझा सके। अपराध स्थल का डीएनए आनुवांशिक वंशावली जांच के लिए भेजा गया। संदिग्ध की प्रोफाइल और परिवार का वंश वृक्ष सामने आया। लू ग्रिफिन एक संभावित संदिग्ध के रूप में उभरे। ग्रिफिन लीसा की मौत से 1 महीना पहले ग्रीन बे आया था और ट्रक ड्राइवर था। उसका हिंसा का इतिहास था, खासकर महिलाओं के प्रति। जासूसों ने ग्रिफिन का पीछा किया और उसके फेंके बियर के कैन व सिगरेट का टुकड़ा उठाया। दोनों का डीएनए अपराध स्थल से मिले डीएनए से मेल खाता था। जब उनसे पहली बार पूछताछ की गई तो ग्रिफिन ने कहा कि उन्हें लीसा के बारे में कोई जानकारी नहीं है। डीएनए सबूत उसके सामने रखे जाने पर उन्होंने माना कि शायद वे लीसा से उसकी मौत वाली रात मिले थे, पर उस रात वे शराब और अवैध पदार्थ ले रहे थे। ग्रिफिन को गिरफ्तार किया गया, उन पर मुकदमा चला और जनवरी 2023 में उन्होंने लापरवाही से लीसा की जान लेने का दोष स्वीकार किया। परिवार के सदस्य पर हमला हो और जान जाए तो सोचना मुश्किल होता है कि वे सीरियल किलर के शिकार हो सकते हैं। 18 साल की नर्सिंग छात्रा एलिस एबरहार्ट के मामले में ऐसा ही हुआ, पर उसके परिवार को यह चौंकाने वाली बात उस पर हमले के कई दशक बाद ही पता चली। 24 सितंबर 1965 को एलिस अपने परिवार के घर फेयर लॉन, न्यू जर्सी में मृत पाई गई थी। उस पर ब्लेड और किसी भारी चीज से हमला किया गया था, लेकिन जांचकर्ता इस अपराध को लेकर हैरान थे क्योंकि उसके परिवार को कोई वजह समझ नहीं आ रही थी कि कोई उसे नुकसान क्यों पहुंचाना चाहेगा। कई लोगों से पूछताछ हुई पर सबको संदेह से बाहर कर दिया गया और अगले कुछ दशकों तक एलिस के मामले में कोई प्रगति नहीं हो पाई। उसके हमलावर ने अपने सारे सबूत पूरी तरह से मिटा दिए थे और बहुत कम उम्मीद थी कि कभी उसकी पहचान हो पाएगी और उसे अपने बेवजह के अपराधों के लिए न्याय का सामना करना पड़ेगा। 2021 में जांचकर्ताओं को एलिस की एक पुरानी सहपाठी का फोन आया जिसमें उसने अनुरोध किया कि वे उसके मामले की दोबारा जांच करें क्योंकि अपराध के बाद जांच तकनीकों में काफी प्रगति हो चुकी थी। पुलिस ने सहमति दी और 1965 के सभी सबूतों की फिर से जांच की ताकि नई नजरें कुछ ऐसा देख सके जो 55 साल पहले छूट गया था। इसी समय के आसपास एक व्यक्ति जिसका नाम रिचर्ड कॉटिंघम था, जो टॉर्सो किलर के रूप में दोषी पाए जाने के बाद उम्र कैद की सजा काट रहा था, उसने जेल में अपने अपराधों के बारे में बात करना शुरू किया। उसने माना कि सीरियल किलर रहते हुए उसने लॉरेन मैरी कैली और मैरी एन प्रायर की हत्या की थी। जब उसका कबूलनामा सामने आया तो जांचकर्ताओं को पता चला कि कॉटिंघम उसी इलाके में रहता था जहां एलिस मारी गई थी। वे ट्रेंटन स्टेट जेल गए और उससे मिलने की अनुमति मांगी। उन्होंने 5 घंटे उससे अपराधों पर पूछताछ की और बताया कि वे एलिस के मामले की फिर से जांच कर रहे हैं। लेकिन केवल उनकी दूसरी मुलाकात के दौरान ही उसने आखिरकार इस विषय पर बात शुरू की और 22 दिसंबर 2025 को जब उसकी तबीयत बिगड़ने लगी तब उसने आखिरकार स्वीकार किया कि एलिस की जान उसी ने ली थी। उसने एक लिखित स्वीकारोक्ति लिखने में कामयाबी हासिल की जिसमें उसने उस दिन की घटनाओं का विस्तार से वर्णन किया, जिसमें यह भी शामिल था कि वह परिवार के घर में कैसे घुसा, किन वस्तुओं का इस्तेमाल उसने एलिस की जान लेने के लिए किया और अन्य ऐसे विवरण जो केवल अधिकारियों को ही पता थे। इन दिनों कॉटिंघम खराब सेहत की वजह से
साउथवुड स्टेट पेनिटेंशियरी के अस्पताल में अधिक समय बिताता है और व्हील चेयर पर निर्भर है, और अधिकारी अब भी कड़ी मेहनत कर रहे हैं इस उम्मीद में कि वे उसकी अन्य पीड़िताओं की पहचान कर सके। मार्च 2021 में 33 वर्षीय सारा एवरॉड दक्षिण लंदन में अपने घर लौटते समय लापता हो गई थी। 3 मार्च बुधवार को एवरॉड रात करीब 9 बजे क्लैफम में अपने दोस्त के घर से निकली थी। रात 9 बजे के बाद उसने बॉयफ्रेंड से 14 मिनट बात की थी। इसके बाद उसे सीसीटीवी पर बोवुड रोड और साउथ सर्कुलर जंक्शन पर अकेले देखा गया था। 6:28 पर उसे कैवेंडिश रोड पर चलते हुए देखा गया और फिर एक पुलिस अधिकारी के डैश कैम में कैद हो गई। फिर एक बस के कैमरे में एक सफेद वाहन के पास खड़े 2 लोग कैद हुए थे। 3 दिन बाद 6 मार्च को एवरॉड की सीसीटीवी तस्वीर जनता के सामने जारी की गई। अधिकारियों ने बताया कि वह क्लैफम कॉमन से होकर चली थी और यात्रा में करीब 50 मिनट लगने चाहिए थे। अगले दिन डोरबेल फुटेज जारी की गई जिसमें महिला पॉइंटर रोड पर टल्स हिल की ओर चलते हुए दिखी। मामले की जटिलता को देखते हुए जांच की कमान तब स्कॉटलैंड यार्ड की स्पेशलिस्ट क्राइम कमांड के हाथ में थी। उस सोमवार को यह खुलासा हुआ कि पुलिस को इस मामले से जुड़ी 120 से अधिक फोन कॉल्स मिली हैं और डैश कैम, डोरबेल और अन्य संबंधित फुटेज भी जमा किए गए हैं। एवरॉड की गंध का पता लगाने के लिए स्निफर डॉग्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही नालियों और तालाबों की भी तलाशी ली गई। लापता महिला की और तस्वीरें जारी की गई जिनमें उनके गुमशुदगी के समय के कपड़े दिखाए गए। बाद में पता चला कि एक गवाह ने एवरॉड को मेट्रोपॉलिटन पुलिस के वेन कजिन्स द्वारा गिरफ्तार होते देखा था, जिसे डैशकैम फुटेज ने भी साबित किया। बाद में पता चला कि कजिन्स ने एवरॉड को झूठे कोविड नियम उल्लंघन या अपराधी की मदद के आरोप में गिरफ्तार किया था। अधिक सीसीटीवी फुटेज देखने पर यह निर्धारित किया गया कि कजिन्स ने पंजीकृत पुलिस वाहन का उपयोग नहीं किया था, बल्कि वास्तव में एक कार किराए पर ली थी। 5 मार्च को कजिन्स ने कार्यस्थल पर बताया कि वह तनाव में है और उसी दिन दोपहर 2 बजे हरे कचरे के बैग खरीदे। पता चला कि उसने काम पर ईमेल कर कहा कि वह अब हथियार नहीं रखना चाहता और एक तिरपाल व कार्गो नेट खरीदी थी। 9 मार्च को कजिन्स को एवरॉड के अपहरण के संदेह में सीसीटीवी और डैशकैम फुटेज के आधार पर गिरफ्तार किया गया, जिसमें उसे एवरॉड को गिरफ्तार करते हुए दिखाया गया था। अधिकारी की जांच की गई और पता चला कि 2015 में केंट पुलिस ने उस घटना की जांच नहीं की थी जिसमें कजिन्स ने खुद को सार्वजनिक रूप से अश्लील रूप से उजागर किया था। फरवरी 2021 में पता चला कि वह खुद को अश्लील रूप से उजागर करने की 2 और शिकायतों से जुड़ा हुआ था, जिनकी भी अधिकारियों द्वारा जांच नहीं की गई थी। 3 मार्च रात 11:38 बजे कजिन्स ने एवरॉड को कार में बैठाया, उसे ग्रामीण इलाके ले जाकर उसकी जान ले ली। सुबह एवरॉड को कजिन्स की अपनी कार में बैठाया गया। सुबह 3:21 पर कार होड्सवुड के पास एक और सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दी थी। यही बाद में एवरॉड का शव मिला। वह 2 बार घटनास्थल गया और सुबह से पहले चला गया। सुबह 8:30 बजे किराए की कार लौटा दी गई। एवरॉड के लापता होने की रिपोर्ट 4 मार्च को उसके बॉयफ्रेंड जोश लव ने दर्ज कराई। 8 मार्च को कजिन ने बीमार होने की सूचना देकर छुट्टी ली। अगले दिन उसके फोन से पूरा डेटा डिलीट हो गया। अब तक बहुत देर हो चुकी थी क्योंकि सीसीटीवी, डोरबेल वीडियो और डैश कैम पहले ही कजिन के खिलाफ सबूत दे चुके थे। 9 मार्च को कजिन गिरफ्तार हुआ और एवरॉड का शव उसकी संपत्ति पर मिला। 12 मार्च को अपराधी पर आरोप लगाया गया और उसने हत्या का दोष कबूल कर लिया। 30 सितंबर को उसे बिना पैरोल आजीवन कारावास मिला। अगर कई गवाह, विभिन्न सीसीटीवी फुटेज, डैश कैम और डोरबेल वीडियो नहीं होते तो कजिन को शायद इस अपराध से जोड़कर कभी पकड़ा नहीं जाता और एवरॉड भी नहीं मिलती। 24 वर्षीय जिप्सी रोज ब्लैंचार्ड और उनकी 48 वर्षीय मां क्लॉडीन का मामला इतने उतार चढ़ावों से भरा है कि उन पर विश्वास करना कठिन है। इस मामले की जानकारी ने सबसे अनुभवी जांचकर्ताओं को भी हैरान कर दिया।
कम उम्र से ही क्लॉडिन कुछ हद तक एक मुश्किल पैदा करने वाली बच्ची थी, जिन्हें कई बार चोरी करते हुए पकड़ा गया था। उनके परिवार का मानना है कि वह अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार थीं, पर यह साबित नहीं हुआ। उनकी सौतेली मां लॉरा ने यह भी जोड़ा कि क्लॉडिन ने एक बार उन्हें खरपतवार नाशक से जहर दे दिया था और उस घटना के कारण वो लगभग 9 महीनों तक चलने में असमर्थ रहीं। 24 साल की उम्र में वो गर्भवती हुई और जिप्सी रोज को जन्म दिया। जिप्सी रोज के बचपन में क्लॉडिन बार बार दावा करती थी कि उसे कोई न कोई बीमारी है। शुरुआत में उन्होंने कहा बेटी को स्लीप एपनिया है, पर समय के साथ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, मिर्गी और कैंसर जैसी गंभीर बीमारियां भी बताईं। डॉक्टरों को इन समस्याओं के संकेत कभी नहीं मिले। जहां डॉक्टरों को सच्चाई पता थी, वहीं जिप्सी रोज अपनी मां पर विश्वास करती थी और जल्द ही उन्हें यकीन हो गया कि उन्हें उच्च स्तर की देखभाल की जरूरत है, क्योंकि उनकी मां ने उन्हें मना लिया था कि अगर उन्हें दौरा या कोई और मेडिकल इमरजेंसी हो जाए तो उन्हें व्हील चेयर का इस्तेमाल करना चाहिए। कुछ डॉक्टर क्लॉडिन के दावों से शायद धोखा खा गए थे, क्योंकि जिप्सी को फीडिंग ट्यूब और एक ब्रीदिंग मशीन के लिए प्रिस्क्रिप्शन मिल गया था, जो उनकी स्लीप एपेनिया में मदद करता था। उन्हें कई और तरह की दवाइयां भी दी गई और एक से ज्यादा बार उनका ऐसा ऑपरेशन भी हुआ जिसकी उन्हें जरूरत नहीं थी। जब डॉक्टरों को जिप्सी रोज में कोई समस्या नहीं मिली तो क्लॉडिन हमेशा उन्हें यह कहकर मना लेती थी कि वह पहले नर्स की सहायक के रूप में काम कर चुकी है और उन्हें इन बीमारियों के लक्षणों की जानकारी है। उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि उनकी बेटी ही उनकी पूरी दुनिया है और वह कभी भी उसकी बिगड़ती सेहत के बारे में झूठा दावा नहीं करेंगी। माँ बेटी एक दूसरे के साथ सचमुच खुश दिखती थीं। किसी को शक भी नहीं हुआ कि कुछ खतरनाक हो रहा है। क्लॉडिन अपनी बेटी का सिर मुंडवा देती थी ताकि दूसरों को ये यकीन दिला सके कि उसने कीमोथेरेपी करवाई है, और फिर उसे कुछ ऐसी दवाइयां खिलाती थीं जिनसे उन बीमारियों जैसे लक्षण पैदा हो जाते थे जिनका जिक्र किया गया था। अगर किसी डॉक्टर को शक होता कि क्लॉडिन बेटी की बीमारी के बारे में झूठ बोल रही है, तो वह ये ढोंग जारी रखने के लिए तुरंत कोई दूसरा डॉक्टर ढूंढ लेती थी। जब परिवार ने क्लॉडिन पर झूठ का शक किया तो माँ बेटी सरकारी आवास में रहने लगी और चाइल्ड सपोर्ट व विकलांगता चेक से गुजारा करने लगी। हैरिकेन कैटरीना के बाद वे मिसौरी चले गए, लेकिन वहाँ न्यूरोलॉजिस्ट बर्नार्डो फ्लास्टस्टीन ने महसूस किया कि कोई वजह नहीं है कि जिप्सी रोज चल नहीं सकती, क्योंकि उनके द्वारा कराए गए टेस्ट्स में वह पूरी तरह स्वस्थ पाई गई। 2010 में 19 साल की जिप्सी रोज को मां पर शक हुआ और उन्होंने भागने की योजना बनानी शुरू की। न्यूरोलॉजिस्ट बर्नार्डो फ्लास्टस्टीन ने उसे बिस्तर से बांध दिया। बाद में वह डेटिंग वेबसाइट पर निकोलस नाम के व्यक्ति से मिली और 14 जून 2015 को उसने जिप्सी रोज के अनुरोध पर क्लॉडिन की जान लेने का फैसला किया, और उसने ऐसा एक ब्लेड से किया और दोनों भाग गए। जिप्सी रोज ने फेसबुक पर अपराध कबूल किया, जिससे दोनों को निकोलस के घर ढूंढ निकाला गया, जहां उन्हें गिरफ्तार किया गया। जिप्सी रोज को 10 साल की जेल की सजा सुनाई गई, जबकि निकोलस को अपनी बाकी जिंदगी सलाखों के पीछे बिताने का आदेश दिया गया। 3 मार्च 2003 को दोपहर 1:35 बजे लेफ्टिनेंट जेफ ग्रीन ने वाटोगा टेक्सास में एक सामान्य ट्रैफिक जांच के लिए गाड़ी रोकने की कोशिश की, जैसा कि उन्हें लगा था। अपराधी एक बैंक लुटेरा था जो डकैती के बाद भाग रहा था, और इस रोक से पुलिस अधिकारी की जान खतरे में पड़ गई थी। लेफ्टिनेंट ग्रीन से मिलने के करीब 15 मिनट पहले वह आदमी पास के बैंक 1 में डकैती कर रहा था। संदिग्ध व्यक्ति तिनके की कॉबॉय हैट और नकली मूछ लगाकर आया। उसने टेलर से कहा कि उसके पास हथियार है और पैसे की मांग की। टेलर ने एक अज्ञात राशि उसे सौंप दी और अपराधी बिना अपने लाए हुए हथियार का इस्तेमाल किए वहां से चला गया। वह अपराध स्थल से लाल जीप रैंगलर में भाग गया। दोपहर 1:35 बजे लेफ्टिनेंट ग्रीन ने देखा कि जीप उनके सामने तेजी से एक खतरनाक मोड़ ले रही थी। उन्होंने बाइक से कार का पीछा किया और आदमी को रोकने की कोशिश की। जीप सड़क से उतरकर यू टर्न लेते हुए पुलिस अधिकारी की तरफ बढ़ी। अपराधी ने लेफ्टिनेंट ग्रीन पर गोली चला दी, जिससे उनकी टखने में गोली लग गई। पुलिस अधिकारी ने जवाबी फायरिंग की। शायद सिर्फ जीप ही निशाना बनी। लेफ्टिनेंट ग्रीन ठीक हो गए, लेकिन अपराधी भाग गया। पुलिस बल ने संदिग्ध की पहचान करने की कोशिश की
और जल्द ही पता चला कि वह कई अन्य बैंक डकैतियों के लिए भी जिम्मेदार था। वह अक्सर नकली दाढ़ी मूछ और कभी कभी ईयरपीस पहनता था, हालांकि उससे किसी और के जुड़े होने का संकेत नहीं मिलता था। कुछ अपराध स्थलों पर अपराधी ने डीएनए सबूत छोड़े थे, लेकिन उससे कोई मेल नहीं मिला। जानकारी के लिए कई बार अपील की गई और डकैती की एक घटना की सीसीटीवी फुटेज से एक तस्वीर जारी की गई। पुलिस को कई सूचनाएं भेजे गए, लेकिन उनमें से कोई भी अब ठंडे पड़ चुके मामले को सुलझाने में मदद नहीं कर सका। 2021 में पुलिस ने अपराध सुलझाने के लिए आनुवंशिक वंशावली विश्लेषण का सहारा लिया। इस उपकरण का उपयोग करके वे मार्क एलन लॉन्ग को एक संदिग्ध के रूप में पहचानने में सक्षम हुए। उस समय लॉन्ग ओक्लाहोमा में थे। अधिकारी राज्य में गए यह पुष्टि करने की वह डीएनए मैच है या नहीं। रेस्टोरेंट में लॉन्ग को खाते देख अधिकारियों ने उनकी फेंकी चीजें लेकर जांच की। यह पुष्टि हुई कि लॉन्ग का डीएनए मेल खाता था। लेफ्टिनेंट ग्रीन ने भी एक लाइनअप में लॉन्ग की पहचान की। लॉन्ग की गिरफ्तारी से पहले ही अप्रैल 2022 में उनका निधन हो गया, लेकिन यह ठंडे बस्ते में पड़ा मामला आखिरकार सुलझ गया। आमतौर पर जब कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए गए अपराध को स्वीकार करने का फैसला करता है तो वह सीधे पुलिस से संपर्क करता है ताकि प्रक्रिया को जितना जल्दी और कुशलता से हो सके निपटाया जा सके। पर 49 वर्षीय जेम्स अर्ल थॉमस के साथ ऐसा नहीं हुआ। अजीब बात है कि सोशल मीडिया पर अपराध स्वीकारने के बावजूद उसने हिरासत में जाने से इनकार किया और पुलिस के साथ तनावपूर्ण गतिरोध में फंस गया, जो बुरा अंजाम ले सकता था। थॉमस और उसकी गर्लफ्रेंड 49 वर्षीय वनेसा टेलर 2015 में उसके कबूलनामे के समय तक शिकागो के ग्रीनफील्ड पार्क में 3 साल से साथ रह रहे थे। वे वेस्ट फ्लोरनॉय स्ट्रीट के 4300 ब्लॉक में एक घर में बस गए, लेकिन उसी साल जून में हालात ने दुखद मोड़ ले लिया। 28 जून को वनेसा और उसके 28 वर्षीय बेटे ने पुलिस से संपर्क किया कि थॉमस अजीब व्यवहार कर रहा है और उन्हें अपनी जान का डर है। जांचकर्ताओं को बताया गया कि वह रसोई में ग्रीस जलाकर उसे बोतलों में भरकर विस्फोटक बना रहा था, लेकिन वे नहीं जानते थे कि इन विस्फोटकों का इस्तेमाल किस लिए होना था। पुलिस ने थॉमस को घर से बाहर आकर आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया, लेकिन इसके बजाय उसने मुकाबला करने का फैसला किया। उसने घर की गैस लाइन काट दी और एक समुराई तलवार लहराते हुए पुलिस पर चिल्लाया कि उन्हें उसे बाहर निकालने के लिए घर को जलाना पड़ेगा, तभी वह आत्मसमर्पण करेगा। अधिकारियों ने बताया कि जब यह सब हो रहा था तब वह लगातार बोतलों में ग्रीस डालता रहा और उसने उन बोतलों में कपड़े के टुकड़े भर दिए ताकि वह जिन विस्फोटकों की बात कर रहा था उन्हें बना सके। बाद में उसे घर में 2 अलग अलग धारदार हथियारों के साथ टहलते देखा गया, जिससे पुलिस के लिए खतरनाक स्थिति बन गई। कुछ देर बाद जांचकर्ताओं ने थॉमस को मना लिया और उसने पुलिस को आत्मसमर्पण कर दिया। उसे एक स्थानीय अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी जांच और इलाज किया गया। इसके बाद अगले दिन उसे छुट्टी दे दी गई। ये पता नहीं कि उस पर आरोप क्यों नहीं लगे। सिर्फ कुछ दिन बाद 2 जुलाई को थॉमस ने फेसबुक पर एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। वेनेसा के बेटे ने पुलिस को कॉल कर मां की कुशलक्षेम जांच का अनुरोध किया, क्योंकि उसे उनकी फेसबुक से अजीब नोटिफिकेशन मिले थे। एक पोस्ट में थॉमस ने कहा कि उसकी गर्लफ्रेंड वेनेसा माफिया का हिस्सा थी और उसकी जान लेने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने उसे मार डाला। रात 2:00 बजे घर पहुंचने पर पुलिस ने देखा कि थॉमस खिड़की से झांक रहा था और जोर दे रहा था कि वेनेसा बाहर है। उसके बाद उसने दावा किया कि उसने उस दिन 3 बार जहर खा लिया था और पुलिस अधिकारियों से कहा कि वे उस पर गोली चला दे ताकि उसकी जान खत्म हो सके। घर पर धावा बोला गया और अंदर थॉमस हाथ में धारदार हथियार लिए इंतजार करता मिला। उसे टेजर से काबू कर हिरासत में लिया गया, लेकिन वनेसा बची नहीं। उसे मृत पाया गया। उसका गला बिजली के तार से घोटा गया था। थॉमस को लॉरेटो अस्पताल ले जाया गया, जहां उसने फिर से अपराध कबूल किया, लेकिन पुलिस को मकसद नहीं बताया। 1985 में पॉल एकमैन की जान लेने वाला हमला लगभग उतने ही समय तक अनसुलझा रहा जितने समय तक वह फूल वाला जीवित रहा था। 35 साल बाद सुनसान टर्नपाइक पर मिली उसकी लाश के पास मिले डीएनए सबूतों से आखिरकार जिम्मेदार व्यक्ति का पता चल गया। अपराध के समय पॉल
35 साल का, ओक्लाहोमा सिटी का फूल वाला और महिला का रूप धरकर प्रदर्शन करने वाला था। एक दोस्त के अनुसार वह समलैंगिक था और कभी कभी विश्राम स्थलों पर पुरुषों से मिलता था। वह समय समय पर सड़क पर सवारी मांगने वालों को भी उठा लेता था। ऐसा लग रहा था कि किसी एक संयोग से हुई मुलाकात ने भयानक अंत तक पहुंचाया जब पॉल का शव 18 सितंबर 1985 को मिला। पॉल टुल्सा के एक क्लब से घर लौट रहे थे, लेकिन वह कभी पहुंचे नहीं। उनका शव टर्न पाइक रेस्ट स्टॉप के पास फेंका गया। उनके शरीर पर धारदार हथियार से कई घाव थे। पुलिस को पॉल के शव के पास सिगरेट के टुकड़े मिले। उनकी कार पास में मिली और दरवाजे के हैंडल पर लेटेंट फिंगरप्रिंट मिला। चूंकि कोई संदिग्ध नहीं था और सबूतों से कोई मेल नहीं मिला, इसलिए मामला ठंडे बस्ते में चला गया। सालों तक पॉल का परिवार जवाब पाने की कोशिश करता रहा। उसका ठंडा पड़ा मामला उन 52 मामलों में से एक था जिन्हें ताश के पत्तों के एक पैक पर दिखाया गया था, जिसे जेलों में बांटा गया था, इस उम्मीद में कि कोई कैदी उस मामले को पहचान लेगा और जानकारी देगा। पता चला कि जेल का एक कैदी इस मामले की जरूरी जानकारी रखता था, लेकिन वह खुद आगे नहीं आया। 2020 में जब जासूस इस ठंडे पड़े मामले की समीक्षा कर रहे थे, तो उन्होंने FBI के संयुक्त DNA इंडेक्स सिस्टम कोडिस के जरिए जांच की और एक मेल मिल गया। 4 साल पहले 2016 में अर्ल वेस्ली विल्सन नाम के एक व्यक्ति को एक अलग अपराध के लिए 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी। उससे DNA और फिंगरप्रिंट लिए गए। दोनों अपराध स्थल के सबूतों से मेल खाते थे। जब पूछताछ की गई तो विल्सन ने दावा किया कि उसने कभी पॉल से मुलाकात नहीं की थी और उसके पास इस बात का कोई जवाब नहीं था कि उसकी उंगलियों के निशान पॉल की कार के दरवाजे पर कैसे थे। लेकिन आखिरकार सच सामने आ गया। विल्सन की पूर्व पत्नी ने जांचकर्ताओं से कहा कि अपराध वाले दिन उसने उसे पेट्रोल पंप से उठाया था। उसने रेस्ट स्टॉप के पास मैकडॉनल्ड से फोन कर कहा कि वो आकर उसे ले जाए। वहां पहुंचने पर विल्सन नहीं मिला। बाद में उसने पेट्रोल पंप से फोन किया। उसने कहा कि उसे लिफ्ट मिली, लेकिन ड्राइवर की हरकत विल्सन को पसंद नहीं आई, तो उसने हमला कर दिया। उसने माना कि उसे उस आदमी के जिंदा होने की जानकारी नहीं है। विल्सन ने आखिरकार स्वीकार किया कि उसने पॉल की हत्या की और उसे 20 साल की जेल हुई। जब 37 साल के टोनी पेराल्टा ने 2008 में किए गए एक अपराध को कबूल करने का फैसला किया, उसने पुलिस को बताया कि उसने ये इसलिए नहीं किया क्योंकि वह गंभीर रूप से बीमार था या उसे लगा कि वो आखिरकार पकड़ा जाएगा, बल्कि इसलिए किया क्योंकि वो अपने पूर्व मकान मालिक विलियम ब्लॉजेट के साथ जो कर चुका था, उसके अपराध बोध के साथ नहीं जी पा रहा था। 69 वर्षीय विलियम रोसवेल न्यू मैक्सिको निवासी दिसंबर 2008 में अपने परिवार द्वारा लापता घोषित किए गए जब उनसे संपर्क नहीं हो सका। उनकी गर्लफ्रेंड ने कहा कि उन्होंने उन्हें आखिरी बार क्रिसमस ईव पर देखा था, जिससे परिवार उनकी चिंता करने लगा। जब 10 दिन बाद भी उन्हें विलियम से कोई खबर नहीं मिली, तो उनके बेटे ग्रेग ने पुलिस से संपर्क किया और एक गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया गया। 9 जनवरी 2009 को खोज शुरू हुई, लेकिन विलियम्स की योजनाओं और उनके गायब होने की जगह के बारे में कोई जानकारी नहीं होने के कारण मामला धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। टोनी सहित कई लोगों से पूछताछ हुई। टोनी विलियम्स का किराएदार था और कुछ समय के लिए उन्हें एक संदिग्ध माना गया, लेकिन विलियम्स की गुमशुदगी के लिए उनके जिम्मेदार होने का कोई सबूत नहीं मिला, इसलिए उन पर कभी आरोप नहीं लगाया गया। कोई और संदिग्ध नहीं मिला और लगने लगा कि विलियम्स का मामला कभी सुलझ नहीं होगा। लेकिन पुलिस की हैरानी के लिए टोनी ने सही काम कर कबूल किया कि वही जिम्मेदार था। 1 मई 2023 को उसने 911 डायल किया और ऑपरेटर से कहा कि उसे जल्द से जल्द पुलिस से बात करनी है। उसने लोकेशन बताई। पुलिस पहुंची तो वह सुपरमार्केट के बाहर फुटपाथ पर बैठा पसीने से भीगा और घबराहट कम करने के लिए सिगरेट पी रहा था। उसे पता था कि जैसे ही वह जांचकर्ताओं को बताएगा कि उसने क्या किया है, उसे बहुत लंबे समय के लिए जेल जाना पड़ेगा। लेकिन उसका ज़मीर अब उसे वह राज छुपाने नहीं दे रहा था जो पिछले 15 सालों से उसे परेशान कर रहा था। पूछताछ के दौरान उसने स्वीकार किया कि उसने विलियम की जान एक स्क्रू ड्राइवर से ली थी
और अधिकारियों को उस जगह ले जाने के लिए भी राजी हो गया जहां उसने उसकी लाश छुपाई थी। उसने कहा कि उसने उन्हें गिरफ्तार करने के लिए धन्यवाद दिया और आखिरकार अपने किए की सजा का सामना कर सका। ज्वेलरी स्टोर में डकैती के 6 साल बाद पुलिस ने 2 पहले की चोरी की घटनाओं से मिले सबूतों का इस्तेमाल कर इस ठंडे पड़े मामले को सुलझा लिया। ये डकैती 27 फरवरी 2010 को शेपर्टन के थॉमस ज्वेलर्स में हुई थी। रात में किसी ने विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया के स्टोर में छत से घुसपैठ की। चोर को स्टोर के अंदर उतारने के लिए एक रस्सी का इस्तेमाल किया गया था और बाद में भागने के लिए भी उसी रस्सी का सहारा लिया गया। स्टोर के मालिक उस सुबह पहुंचे तो उन्होंने देखा कि $1,92,000 से ज्यादा की ज्वेलरी गायब थी। कोई सीसीटीवी फुटेज नहीं थी और पुलिस पूरी तरह से अंधेरे में थी। कुछ समय के लिए यह मामला ठंडे बस्ते में चला गया। 2014 में इस मामले में पहली बड़ी सफलता मिली। अज्ञात कारणों से पुलिस ने इस अपराध को 5 साल पहले हुई 2 अन्य डकैतियों से जोड़ा। मार्च 2005 में एक चोर शेपर्टन में एक कार्यस्थल में घुस गया। लगभग $600 की नकदी और औजार चुरा लिए गए। डकैती में चोर ने वेंडिंग मशीन तोड़कर कोका कोला का कैन निकाल लिया। पेय पीकर उसने कैन वहीं छोड़ा और पैसे लेकर भाग गया। अगले महीने एक और चोरी हुई, इस बार एक हार्डवेयर स्टोर में। चोर ने इस बार बाड़ पर खुद को खरोचकर डीएनए सबूत छोड़ दिया। डीएनए ने दोनों मामलों को जोड़ने की पुष्टि की। 2014 में पुलिस ने ज्वेलरी स्टोर की डकैती को जोड़ा। हालांकि इससे मामला तुरंत हल नहीं हुआ। डीएनए का मिलान डेटाबेस में नहीं हुआ। पुलिस को उम्मीद थी कि अपराधी फिर वारदात करेगा और पकड़ा जाएगा। 2016 में पुलिस को पता चला कि यह पहले भी हो चुका है। लगभग उसी समय जब इन तीनों मामलों को आपस में जोड़ा गया था, 30 वर्षीय एलेक्स विलियम लेकॉक को सशस्त्र बैंक डकैती के लिए जेल की सजा सुनाई गई थी। अपनी सजा के हिस्से के रूप में उसने डीएनए सैंपल जमा किया। सैंपल जमा करने में समय लगा, लेकिन 2016 तक पुलिस ने उसे उन 3 अनसुलझे मामलों से जोड़ दिया था। लेकॉक जेल से रिहा होकर अपनी जिंदगी बदल चुका था। उसने अपने अवैध नशे की लत को पूरा करने के लिए डकैतियां की थी और अब वह इससे छुटकारा पाने में सफल हो गया था। उसने डकैतियां कबूल की और आंशिक रूप से निलंबित जेल की सजा सुनाई गई। 2 जून 2012 को सुबह करीब 8:00 बजे स्कॉट फेनर ने पुलिस से संपर्क किया और बताया कि उसने अपनी पत्नी डेबी को उनके घर में मृत पाया है, जो कि मिशिगन के लोदी टाउनशिप में साउथ वैगनर रोड के 2800 ब्लॉक में स्थित था। जब जांचकर्ता मौके पर पहुंचे तो उन्होंने डेबी को उसके बिस्तर पर पाया और उन्हें पूरा यकीन था कि उसकी मौत का कारण साफ था। उसके पास उन्हें बियर की एक खुली बोतल और नुस्खे की दवाओं के कई डिब्बे मिले, जिनमें से कुछ खुले थे। यह तय हुआ कि उसने गलती से दवा की अधिक मात्रा ली, संभवतः ज्यादा शराब पीने के कारण, जिससे उसकी मौत हुई। ऐसे मामले असामान्य नहीं, हर साल कई लोग ऐसी परिस्थितियों में मृत मिलते हैं। नुस्खे वाली दवाओं पर निर्भर व्यक्ति अगर ज्यादा शराब पी ले तो वह भूल सकता है कि दवा ली या नहीं और फिर ज्यादा दवा ले सकता है, जो जानलेवा हो सकता है। डेबी के मामले में किसी आपराधिक हरकत का संदेह नहीं था। स्कॉट ने अपनी जिंदगी आगे बढ़ाने की कोशिश की। हालांकि बाद में यह सामने आया कि वह ऐसा नहीं कर पाया क्योंकि उसने शराब पीना और अवैध नशे का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। जल्द ही उसकी जिंदगी बिखरने लगी। उसने जो नुकसान सहा था उसकी वजह से नहीं, बल्कि अपने अपराध बोध की वजह से। डेबी के निधन के 11 साल बाद स्कॉट ने पुलिस से संपर्क करने और सच बताने का फैसला किया। उनकी हैरानी की बात यह थी कि वह जुलाई 2023 में ग्रीन ओक टाउनशिप पुलिस स्टेशन गया और वहां उसने एक चौंकाने वाला कबूलनामा किया। स्कॉट ने दावा किया कि 2012 में डेबी कई तरह की मानसिक और शारीरिक बीमारियों से जूझ रही थी, जो उस पर भारी पड़ रही थी, और स्कॉट को लगा कि उसे इसके बारे में कुछ करना चाहिए। उसने और डेबी ने पहले ही इस बात पर चर्चा कर ली थी कि उसकी जिंदगी दुखों से भरी है और वो शायद जल्द ही इस दुनिया से चली जाएगी, लेकिन स्कॉट ने फैसला किया कि वो मामला अपने हाथ में लेगा। जिस सुबह की बात हो रही है, उस दिन उसने अपनी पत्नी की तकलीफ खत्म करने के लिए एक योजना बनाई।
उसने कबूल किया कि उसने कुछ रिसर्च की थी और तय किया था कि वह उसकी जिंदगी खत्म करने के लिए हीलियम गैस का इस्तेमाल करेगा। जिस रात की बात है, वह अपनी योजना पूरी करने को तैयार था क्योंकि जरूरी चीजें जुटा ली थी। वह उनके बेडरूम में गया जहां डेबी सो रही थी और रात करीब 2:30 पर उसने उसके सिर पर प्लास्टिक बैग बांधा। फिर उसने एक छोटी रबर की ट्यूब का इस्तेमाल करके बैग में हीलियम भरना शुरू किया, यह जानते हुए कि इससे उसके फेफड़ों से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगी और उसे कोई दर्द नहीं होगा। स्कॉट ने कहा कि उसे एक जानलेवा बीमारी है और मरने से पहले गुनाह कबूल करना जरूरी था। उस पर मौत की सूचना न देने का आरोप लगाया गया और उसे 1 दिन की जेल तथा $1500 का जुर्माना लगाया गया। सितंबर 2016 के अंत में 71 वर्षीय बारबरा ब्राइली और उनकी 5 साल की परपोती लामीरा न्यू जर्सी से नॉर्थ कैरोलिना में परिवार के सदस्यों से मिलने और क्रिसमस की छुट्टियां बिताने के लिए यात्रा पर थीं। सड़कों पर बर्फ थी और बारबरा को ज्यादातर सफर अंधेरे में करना पड़ा। सीसीटीवी फुटेज में वह पल कैद हुआ जब वे शनिवार शाम 5:40 बजे गैस स्टेशन में दाखिल हुए। यह भी दर्ज किया गया कि वे 6 बजे से पहले वहां से चले गए। ऐसा लग रहा था यात्रा के दौरान कोई गलती हो गई थी और बारबरा वर्जीनिया के डिनविडी काउंटी में एक छोटी सड़क पर मुड़ गई थी। वह इस सड़क पर आगे बढ़ती रही जब तक कि उन्होंने एक छोटे पेड़ के ऊपर से गाड़ी नहीं चला दी, जिससे उनकी कार वहीं फंस गई। यह तय किया गया कि वे दोनों धैर्यपूर्वक किसी और कार के आने का इंतजार करेंगे और मदद मांगेंगे, क्योंकि दोनों के लिए मदद ढूंढने के लिए बाहर निकलना बहुत ठंडा था। कई घंटे बीते लेकिन कोई मदद को नहीं आया। वे जिस सड़क पर फंसे थे वह पक्की सड़क से 1 मील दूर थी और उन्हें इसका पता नहीं था। कुछ दिन बीत चुके थे और दोनों अब भी कार में फंसे थे। सौभाग्य से कार में बोतलें थी जिनमें वे बर्फ पिघलाकर पानी जुटा सकते थे। उनके पास कुछ स्नैक्स भी थे, लेकिन अब तक वे खत्म हो चुके थे। बारबरा बहुत थकी हुई महसूस करने लगी क्योंकि खाने की कमी और ठंडे मौसम की वजह से उसकी हालत खराब हो रही थी। नॉर्थ कैरोलिना में परिवार तब परेशान हुआ जब दोनों घर नहीं आए, इसलिए उन्होंने उनकी गुमशुदगी दर्ज कराई। खोज टीमों को किसी भी दुर्घटना की तलाश के लिए लगाया गया और हेलीकॉप्टर लापता जोड़ी की तलाश में चक्कर लगा रहे थे। एक समय ऐसा भी आया जब हेलीकॉप्टरों में से एक ठीक उसी जगह के ऊपर से उड़ गया जहां वे थे, लेकिन जंगल बहुत घना था और नीचे की किसी भी चीज का दृश्य पूरी तरह से ढक गया था। बाद में अधिकारियों ने गैस स्टेशन की सीसीटीवी जांची, जिससे उनकी दिशा पता चली, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि बारबरा अनजान सड़क पर जा सकती है। गायब होने के 4 दिन बाद पास की संपत्ति के मालिक को वो गाड़ी और बारबरा बेहोश मिली। लामीरा ठीक थी, दोनों पेड़ के सहारे बैठी थीं। पता चला लामीरा ने परदादी को खाना खिलाया और दोनों के लापता रहते उन्हें गर्म भी रखा। 4 दिन ज्यादा नहीं लगते, पर सर्दियों में ये एक बच्ची और बुजुर्ग महिला के लिए बहुत जरूरी था। बारबरा को हेलीकॉप्टर से रिचमंड के VCU मेडिकल सेंटर ले जाया गया, जहां उन्हें गंभीर मरीजों में रखा गया। ये पता लगाने के लिए जांच हुई कि क्या हुआ था। ऐसा लगा कि बारबरा ने कच्ची सड़क से गाड़ी मोड़कर जंगल में ले गई थी, फिर एक छोटे पेड़ के ऊपर से गाड़ी चढ़ा दी और फंस गई। इसके बाद उन्होंने गाड़ी को रिवर्स करने की कोशिश की, लेकिन गाड़ी और ज्यादा फंस गई। जिस वाहन में वे थे वो मुख्य सड़क से 1.5 मील और कच्ची सड़क से 45 फीट दूर खड़ा मिला। वृद्ध महिला और उनकी परपोती 50 गज दूर पाई गई थी। वर्जीनिया स्टेट पुलिस के सार्जेंट स्टीव विक ने बताया कि दोनों शायद जूस बॉक्स, सेब और कुछ अन्य चीजों पर जीवित रहे। उन्होंने बताया कि वे कई दिनों तक फंसे रहने के दौरान खाते पीते रहे थे। ऐसा लगता है कि दोनों को चमत्कारिक रूप से ऐन वक्त पर ढूंढ लिया गया था, वरना बारबरा शायद पूरी तरह ठीक न हो पाती। ऐसा लगता है कि दोनों रिश्तेदारों ने एक दूसरे की जान बचाई थी। शंका है कि बारबरा 4 दिन तक अपनी ऊर्जा खोते हुए भी लामीरा को खिलाती रही और इसी दौरान शायद लामीरा ने उन्हें गर्म और सुरक्षित रखा जब तक वे दोनों संयोग से बच नहीं गईं। अगर संपत्ति के मालिक बाहर न आते और वाहन को न देखते तो शायद दोनों आज जीवित न होते।
बारबरा ठीक हो गई और लामिरा को भी कोई नुकसान नहीं हुआ। उन्हें जांच के बाद परिवार के पास भेज दिया गया। परिवार नहीं जानता कि बारबरा ने उस अनजान सड़क पर क्यों मुड़ी, जबकि वह कई सालों से उस रास्ते से आती जाती रही थी। उन्होंने बताया कि उन्हें कोई चिकित्सीय समस्या नहीं है। नवंबर 1946 में लंदन, इंग्लैंड के निवासियों को सतर्क रहने के लिए कहा गया, क्योंकि पुलिस को संदेह होने लगा था कि शहर में कोई सीरियल किलर सक्रिय है। ये तब हुआ जब करीब 4 यौनकर्मी महिलाओं की हत्या एक अज्ञात हमलावर ने कर दी। इन अपराधों ने तुरंत ही इलाके के सभी लोगों को प्रसिद्ध व्हाइट चैपल हत्याओं की याद दिला दी, जिन्हें कुख्यात सीरियल किलर जैक द रिपर ने अंजाम दिया था, जो आज तक अज्ञात है। भले ही कई इतिहासकारों, लेखकों और जांचकर्ताओं ने दावा किया हो कि उन्होंने अपराधी की पहचान उजागर कर दी है। अखबारों ने रिपोर्ट किया कि एक हमलावर, जिसे सोहो जैक कहा गया, शायद रात में लंदन की सड़कों पर घूम रहा है और अफवाहें फैलने लगी कि और हमले होंगे। 26 वर्षीय मार्गरेट कुक उन महिलाओं में थी जिन्होंने जान गंवाई। उन्हें शहर के एक नाइट क्लब के बाहर मृत पाया गया था। उन पर आग्नेयास्त्र से हमला हुआ था और जांच तुरंत शुरू हुई। पता चला कि मार्गरेट ब्रैडफोर्ड में पली बढ़ी और उस समय लंदन के सबसे खराब इलाकों में से एक सोहो के पास रह रही थी। उन्हें ब्लू लेगून क्लब में एग्जॉटिक डांसर की नौकरी मिली और वो पहले भी कानून के पचड़े में पड़ चुकी थी। कम उम्र में उन्हें गिरफ्तार कर किशोर सुधार गृह भेजा गया था। बड़ी होने पर उन्होंने कई नामों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, जिससे जांच और जटिल हो गई। पुलिस जानती थी कि ब्लू लेगून सिर्फ नाइट क्लब नहीं बल्कि वेश्यालय भी था, जहां कई महिलाएं काम करती थीं। हमले का मकसद साफ नहीं था, पर बताया गया कि मार्गरेट की जान क्लब की पानी की टंकी और मुख्य दरवाजे के बीच एक संकरे गलियारे में ली गई। एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि उसने क्लब के बाहर एक पुरुष और महिला को बहस करते और महिला को चिल्लाते सुना कि उसके पास आग्नेयास्त्र है। जब पूर्व अधिकारी उस आदमी के पास गया तो उसे अपनी ही चिंता करने के लिए कहा गया और उसने डर के कारण कि कहीं उस पर हमला ना हो जाए वही किया। कुछ ही पलों बाद उसने आग्नेयास्त्र चलने की आवाज सुनी और जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वह हमलावर की एक झलक पकड़ सका जब वो सड़क पर भाग रहा था। कई लोगों ने हमले को देखा और 3 राहगीरों ने हमलावर को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह भीड़ में घुसकर और उनकी नजरों से ओझल होकर भागने में कामयाब हो गया, इससे पहले कि वे उसे पकड़ पाते। 2015 में ये मामला तब सुलझा जब एक अनाम 91 वर्षीय व्यक्ति ओंटारियो, कनाडा के पुलिस स्टेशन जाकर अपना जुर्म कबूल कराया। उसने बताया कि मार्गरेट ने उससे कुछ पैसे ठग लिए, जिस पर उनकी बहस हुई और उसने अपने पास रखी द्वितीय विश्व युद्धकालीन बंदूक से मार्गरेट को मारने का फैसला किया। एक दूसरे को सिर्फ 1 महीने जानने के बाद क्रेग ड्वाइट विलियमसन, जो उस समय 46 साल के थे, ने 7 सितंबर 1990 को लेक टाहो में क्रिस्टीन रेनहार्ट, जो 41 साल की थी, से शादी कर ली। नवविवाहित जोड़े ने विस्कॉन्सिन में एक फार्म लेकर तिलापिया मछली पालना शुरू किया ताकि देश भर में बेच सके। 28 अगस्त 1993 को क्रेग कुछ मछलियां बेचने के लिए कोलोराडो स्प्रिंग्स की यात्रा पर गए। कुछ हफ्ते पहले सिर में चोट लगने के कारण क्रिस्टीन ड्राइव को लेकर चिंतित थीं। कोलोराडो स्प्रिंग्स पहुंचकर क्रेग ने व्यापारिक मीटिंग्स के लिए कार किराए पर ली। 30 अगस्त रात 9 बजे उन्होंने होटल से क्रिस्टीन को फोन किया। यही आखिरी बार था जब क्रिस्टीन ने अपने पति की आवाज सुनी। उन्हें अगले दिन विस्कॉन्सिन जाना था, लेकिन वे नहीं पहुंचे। उसी दिन उनके क्रेडिट कार्ड एल पासो, टेक्सास में मिले थे, जो कोलोराडो से 675 मील दूर है। 2 हफ्ते बीत चुके थे और जिस कार का वे इस्तेमाल कर रहे थे वह जुआरेज, मेक्सिको सीमा के पार लावारिस हालत में मिली थी, लेकिन अधिकारियों को किसी आपराधिक वारदात का शक नहीं हुआ। क्रेग की गुमशुदगी की जांच डिटेक्टिव रॉबर्ट जॉनसन ने की, जबकि क्रिस्टीन ने अपने पति की रहस्यमय गुमशुदगी की खुद ही तलाश शुरू कर दी। 14 सितंबर को वह उस होटल पहुंची जहां क्रेग ठहरे हुए थे। उसने देखा कि क्रेग ने अपनी चीजें छोड़ दी थी, लेकिन वहां संघर्ष
या किसी आपराधिक साजिश के सबूत नहीं थे। हालांकि कोई सबूत नहीं था कि क्रेग के साथ कुछ गलत हुआ, फिर भी क्रिस्टीन को विश्वास था कि कुछ हफ्ते पहले लगी सिर की चोट के कारण अनजान जगह भटकने पर उस पर हमला हुआ। कुछ टीवी समाचार रिपोर्ट्स के बाद मोंटाना की रिटायर्ड नर्स जूडी इनमन ने एक सुराग देकर मदद की। क्रेग के गायब होने के 2 हफ्ते बाद जूडी मोंटाना से वॉशिंगटन ट्रेन से जा रही थी। उन्हें याद आया कि ट्रेन में एक आदमी था जो लगातार मछली के टैंकों के बारे में बड़बड़ा रहा था और कह रहा था कि मछलियां संयुक्त राज्य अमेरिका के बाहर की हैं। जूडी अनुभवी नर्स थी। उन्होंने अनुमान लगाया कि उस आदमी के सिर में चोट थी। यह सुनकर क्रिस्टीन को यकीन हो गया कि वो आदमी उसका पति है और वॉशिंगटन जा रहा है, जहां उनकी पहली मुलाकात हुई थी। अगले 6 हफ्तों तक क्रिस्टीन उन सभी जगहों पर गई जहां ट्रेन ने जूडी और क्रेग के सफर के दौरान रुकाव किया था। जूडी और क्रिस्टीन भी एक दूसरे से मिली ताकि वे इस कठिनाई के बारे में और उस आदमी के दिखने के बारे में चर्चा कर सके। उस विवरण में क्रेग जैसे व्यक्ति का जिक्र था। उसके बेटे ने गुमशुदा के पोस्टर लगाए, पर कोई फायदा नहीं हुआ। इस दौरान क्रिस्टीन को विश्वास था कि उसका लंबे समय से खोया हुआ पति अभी भी जिंदा है। ये कहानी तब मशहूर हुई जब 25 मई 1994 को अनसॉल्व्ड मिस्ट्रीज पर इसका प्रसारण हुआ। पहली बार प्रसारण पर कोई सुराग नहीं मिला, पर दूसरी बार प्रसारण से मामला सुलझ गया। जुलाई 1995 में जब वह एपिसोड फिर से प्रसारित हुआ तो क्रेग ने सौभाग्य से उसे देखा और खुद को पहचान लिया। वह की वेस्ट फ्लोरिडा में रह रहे थे, जहां वह एक गोताखोर के रूप में काम करते थे। उन्होंने बताया कि जब वह कोलोराडो स्प्रिंग्स में थे तो उनके साथ लूटपाट हुई थी और फिर उन्हें भूलने की बीमारी हो गई थी, जो कि यात्रा से कुछ हफ्ते पहले लगी सिर की चोट के कारण और भी ज्यादा बढ़ गई थी। क्रेग को हमले की याद नहीं थी और अस्पताल में होश में आकर उन्होंने खुद को रॉन समझा। क्रेग ने बताया कि की वेस्ट में घूमने के बाद उन्हें गोताखोर की नौकरी मिली। बाद में उन्होंने क्रिस्टीन और अपनी पूर्व पत्नी से संपर्क किया। उनके मैनेजर बॉब मी ने बताया कि वो हर किसी को अपने हमले की कहानी सुनाते रहते थे। दुख की बात है कि लंबे समय से लापता क्रेग विलियमसन को अपनी पत्नी और परिवार की याद नहीं थी, लेकिन कुछ दिनों में उनकी क्रिस्टीन से फिर मुलाकात हो गई। दंपति क्रेग की याददाश्त लौटाने को कोलोराडो स्प्रिंग्स गए, लेकिन कोशिश नाकाम रही। क्रेग को क्रिस्टीन के साथ बिताई जिंदगी याद नहीं थी, इसलिए दोनों ने तलाक लेकर अलग होने का फैसला किया, लेकिन दोस्त बने रहे। क्रेग कैलिफोर्निया में दोस्तों के साथ रहने लगा और क्रिस्टीन ने वायोमिंग में नई जिंदगी शुरू की। इस मामले के जांचकर्ता क्रेग के दावों से सहमत नहीं हैं और मानते हैं कि उसने नई जिंदगी शुरू करने के लिए यह नाटक किया। फिर भी क्रेग विलियमसन अपनी कहानी के टेलीविजन पर प्रसारित होने की वजह से अपनी खुद की गुमशुदगी को सुलझाने में सक्षम रहा। कोई नहीं सोच सकता था कि वह खुद को पाएगा और परिवार लौट आएगा, खासकर कई साल लापता रहने के बाद। 24 वर्षीय सुसान मार्सिया रोज से जुड़ा मामला आखिरकार सुलझने में 44 साल लग गए। ये पुलिस की मेहनत की वजह से नहीं, बल्कि उसके हमलावर द्वारा किए गए इकबाले जुर्म की वजह से हुआ, जिसने आखिरकार सच बताने का फैसला किया। 1979 में सुसान रोज बोस्टन में थी और हैलोवीन से पहले उन्होंने दोस्तों संग शहर के एक स्केटिंग रिंक में समय बिताने का सोचा और वहां गवाहों ने बताया कि उसकी मुलाकात एक ऐसे आदमी से हुई जिसे उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था और दोनों ने आपस में बातचीत शुरू कर दी। उन्होंने कहीं ऐसी जगह जाने का फैसला किया जहां वे अकेले रह सके और स्केट रिंक से दूर एक मरम्मत के लिए बंद अपार्टमेंट बिल्डिंग में गए। कुछ गवाहों ने उन्हें बिल्डिंग में जाते देखा, लेकिन वे आगे की घटना से अनजान थे। जैसे ही वे अंदर गए, उस आदमी ने एक हथौड़ा उठा लिया जो वहां किसी निर्माण मजदूर द्वारा छोड़ा गया था और उसने उसी हथौड़े से सुसन पर हमला कर दिया, जिससे उसकी जान चली गई। वह जानता था कि रात में बिल्डिंग खाली रहेगी, इसलिए पकड़े जाने की चिंता नहीं थी। अगली सुबह वह घबरा गया क्योंकि उसे पता था पुलिस सुसन के हमलावर की तलाश में है, इसलिए उसने अपना सामान पैक करने और न्यूयॉर्क भाग जाने का फैसला किया।
इसी बीच हमले की जांच शुरू हो गई थी और एक संदिग्ध की पहचान कर ली गई थी। एक व्यक्ति जिसका नाम सार्वजनिक नहीं किया गया है को गिरफ्तार किया गया और सूजन की जान लेने का आरोप लगाया गया। जो अपराध उसने किया ही नहीं था उसके लिए 2 साल जेल में रहकर 1981 में बरी हुआ, जबकि असली अपराधी आजाद रहा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चला कि सूजन पर भारी और कुंद वस्तु से हमला हुआ, जिससे ब्रेन डैमेज और कई फ्रैक्चर हुए और उसकी मौत हो गई। क्राइम सीन से डीएनए सैंपल लिए गए, पर उस समय तकनीक नई थी और ये पुलिस के ज़्यादा काम नहीं आए। जब सूजन की जिंदगी की जांच की गई तो पता चला कि वह बॉस्टन से पेंसिल्वेनिया के जॉन्सटाउन आई थी और उसने स्केटिंग रिंग के पास एक अपार्टमेंट में रहना शुरू किया था, जहां उसकी मुलाकात उसके हमलावर से हुई थी। कोई और संदिग्ध पहचान में नहीं आया और आगे कोई सुराग भी नहीं मिला, इसलिए पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए कुछ और नहीं कर सकी। और जब शुरुआती संदिग्ध को सभी आरोपों से बरी कर दिया गया तो मामला ठंडा पड़ गया। अगले 44 सालों तक कोई भी आगे आकर कोई अतिरिक्त जानकारी नहीं दे सका। ऐसा लग रहा था कि सुसन का हमलावर इस अपराध में बच निकला। लेकिन यह सब सितंबर 2023 में बदल गया, जब 68 साल के एक व्यक्ति जॉन एरमर ने कबूल करने का फैसला किया। वह ओरेगन के FBI फील्ड ऑफिस गया और बोला कि उसे अपने पुराने अपराध की सच्चाई बतानी है। उसने पूरी तरह से कबूलनामा किया और उस रात जो अपराध हुआ था उसे विस्तार से बताया, जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया। पुलिस ने कहा कि वे एरमर द्वारा किसी और की हत्या की संभावना पर भी विचार कर रहे हैं, लेकिन जांच जारी होने के कारण टिप्पणी नहीं की। एरमर को मुकदमे का सामना करने के लिए वापस ओरेगन लाया गया, लेकिन अभियोजन पक्ष ने देखा कि उसका कानून से उसका पहले से ही पाला पड़ा था, क्योंकि उसे एक अलग हत्या के मामले में 30 साल की सजा सुनाई गई थी। एरमर को अभी सजा नहीं सुनाई गई है क्योंकि उसका मुकदमा चल रहा है, लेकिन यह तय है कि वो आने वाले कई वर्षों तक जेल में रहेगा। कहा जाता है कि किसी परिवार के सदस्य या अच्छे दोस्त के साथ कभी भी व्यापार नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना होती है कि रिश्ते में तनाव आ जाएगा और अंततः टूट जाएगा। ये सच हो सकता है, लेकिन एक जैसे दिखने वाले जुड़वा भाई कार्ल स्मिथ और केविन डगर का मामला परिवार में ऐसे विश्वासघात को दिखाता है जिसे अधिकतर लोग अकल्पनीय मानते हैं। बचपन में जुड़वा भाइयों को माता पिता भी मुश्किल से पहचानते थे और वे एक दूसरे के कपड़े पहनकर दोस्तों को चकमा देने में मजा लेते थे। वे एक दूसरे के बेहद करीब थे और सब कुछ साझा करते थे, जिसमें उनकी मां द्वारा हर दिन स्कूल लंच के लिए पैक किए गए सैंडविच भी शामिल थे। असल में बाद के वर्षों में जब भाइयों में से किसी एक को एक फोटो दिखाई गई तो वह यह नहीं बता सका कि तस्वीर में वह खुद है या उसका भाई। लेकिन मार्च 2023 में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई, जब एक आदमी ने शिकागो के अपटाउन इलाके में शेरिडन रोड और आर्गाइल स्ट्रीट के पास एक आग्नेयास्त्र निकाला और 3 लोगों के एक समूह पर गोलियां चला दी। गोलियों में से एक ने एंटोइन कार्टर नामक व्यक्ति को जा लगी और उसकी जान ले ली, जबकि एक और व्यक्ति रॉनी बोल्डन घायल हो गया। उसे पास के अस्पताल ले जाकर इलाज किया गया और वो पूरी तरह ठीक हो गया। हमलावर ने गोली चलाने के तुरंत बाद इलाके से भाग लिया था और पुलिस के पास केवल गवाहों के बयान और अपराधी का विवरण ही था। बोल्डन के ठीक होने पर उन्हें संदिग्धों की तस्वीरें दिखाई गई और उन्होंने कार्ल को गोली चलाने वाला पहचान लिया। अजीब बात यह थी कि केविन की फोटो उस लाइनअप में शामिल नहीं थी और जब कार्ल की पहचान कर ली गई तो पुलिस ने केविन से एक संभावित संदिग्ध के रूप में पूछताछ करने की कोई कोशिश नहीं की। केविन को ढूंढ निकाला गया और अपनी बेगुनाही का दावा करने के बावजूद उसे 54 साल की जेल की सजा सुनाई गई। जेल में रहते हुए उसने कई अपीलें की, पर पुलिस को यकीन था कि सही व्यक्ति पकड़ा गया है, इसलिए असर नहीं हुआ। केविन और कार्ल अगले 38 सालों तक एक दूसरे से नहीं मिले, जब केविन अपनी सजा काट रहा था। 2013 में कार्ल ने फैसला किया कि उसे सही कदम उठाना चाहिए और उसने पुलिस से संपर्क किया ताकि वो कार्टर की हत्या करने की बात कबूल कर सके। उसे गंभीरता से नहीं लिया गया और उसकी बातों की पुष्टि नहीं हुई।
2016 में ही उसकी बात सुनी गई जब कार्ल ने जूरी के सामने गवाही देकर जुर्म कबूल किया। वो तब भी जेल में था क्योंकि वो एक घर में घुसकर की गई वारदात में शामिल था जिसके दौरान किसी की जान चली गई थी और इसके लिए उसे 99 साल की सजा मिली थी। पूरी तरह कबूलनामे के बाद भी अभियोजन पक्ष कार्ल की मंशा पर संदेह करता रहा। उन्होंने कहा कि वह वैसे भी अपनी बाकी जिंदगी जेल में ही बिताने वाला था, इसलिए उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था। उन्हें शक था कि उसने अपने भाई को जेल से छुड़वाने के लिए कबूलनामा किया। असल में दोषी केविन था। जो भी मामला हो, कार्ल का कबूलनामा आखिरकार 2022 में स्वीकार कर लिया गया और उसे अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने के लिए रिहा कर दिया गया। देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर उस लाइक बटन को दबाएं। साथ ही सब्सक्राइब करना और उस नोटिफिकेशन बेल को दबाना न भूलें ताकि आप हमारे सभी आने वाले वीडियो से अपडेट रहें। मेरा नाम टॉप 5 अननोन्स है और मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगा।